हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल में शिष्याई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है भोजन एवं पोषण। इसमें पोषण है, उपापचय है और सभी इसमें टॉपिक है इस चैप्टर से। तो हम पहले भोजन एवं पोषण के उससे क्या है उनके इंट्रोडक्शन को पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। तो क्या कहा गया है इसमें, टॉपिक की ओर चलते हैं। भोजन और वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। वायु एवं जल के बाद जो भी आवश्यकताएं मनुष्य की होती वो भोजन होती हैं। भोजन के शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व और शुद्धता प्राप्त होती है। क्या है कि भोजन से क्या होता है, व्यक्ति को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व प्राप्त होती, जिससे शरीर के विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं और शरीर की वृद्धि होती है, तंतुओं की मरम्मत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमताएं प्रदान होती हैं और क्या होता है, नियंत्रण और प्रजनन कार्यों में के लिए जरूरी होता है। भोजन के में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं जो शरीर के सभी कार्य को संपन्न करते हैं। अतः जीवित प्राणी पोषक का ही उत्पादक रूप है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग कितने 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। अगर मनुष्य स्वस्थ न रहे तो वो क्या है, मनुष्य अगर भोजन ना करे तो कैसे जीवित रहेगा। तो मनुष्य भोजन करेंगे तो उन्हें क्या होता है, शारीरिक मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमताएं प्रदान होती है, उन्हें ऊर्जा मिलती है और इन सभी को बनाए रखने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें 45 प्रकार के खनिज तत्वों की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल, तिलहन, सूखे मेवे, मांस मछली, अंडे आदि। एक संस्कृति में मांस, मछली, अंडे आदि को अच्छा एवं उपयुक्त माना जाता है और दूसरी संस्कृति में इसका सेवन निषेध वर्जित है। इसी प्रकार एक ही परिवार में रहने वाले व्यक्ति को आहार की रुचि एवं पसंद भी भिन्न भिन्न होती है। एक व्यक्ति अगर मीठा पसंद करता है तो उसी परिवार में दूसरा व्यक्ति नमकीन और खट्टा भी चीज़ों में रुचि रखता है। आगे चलते हैं टॉपिक की परिभाषाएं की ओर देखते हैं। परिभाषाएं देख लेते हैं कि भोजन की परिभाषा क्या है। सुधा नारायण के अनुसार है कि आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध को एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता में संतुलन के लिए आहार आवश्यक पदार्थ है। आगे है कि शुभांगिनी जोशी के अनुसार क्या इन्होंने कहा है कि भोजन जीवन के लिए एक आधारी आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। क्या करता है? भोजन ही शरीर का पोषण करता है। आगे चलते हैं और नए टॉपिक की ओर हम देखते हैं। पोषण से संबंधित टॉपिक देख लेते हैं। पहले क्या है कि भोजन क्या कहलाता है उसके बारे में देख लेते हैं। भोजन के बारे में, वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा व उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, भोजन कहलाता है। वह सभी ठोस पदार्थ जो क्या है, व्यक्ति भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, जो खाता है उसे क्या है आसानी से पचाता है, फिर उसके शरीर में क्या है ऊर्जा मिलती है और वह क्या करता है कि उसके शरीर का वृद्धि होता है, वह विकास होता है और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत होता है। वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। भोजन करने से ये सारी क्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं पोषण के बारे में। इनके कुछ परिभाषाएं हैं, न्यूट्रिशन का देख लेते हैं। तो देखते हैं, पहला परिभाषा है D.F. टर्नर ने बताया है कि पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनः निर्माण करता है। क्या है कि पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। क्या है कि विभिन्न क्रियाओं का संगठन है क्या पोषण, जिसके द्वारा क्या है जो सजीव व्यक्ति है, प्राणी है,
ऐसे पदार्थों को जो ग्रहण करता है या उपयोग करता है, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है। जो कार्य होते हैं उन्हें कुछ कार्य, शरीर के कुछ कार्यों को, विभिन्न कार्यों को, शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। जो पोषण होता है शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है तथा शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो क्या है, ये था D.F. टर्नर के अनुसार पोषण। आगे चलते हैं, यूटकिन के अनुसार देख लेते हैं पोषण के बारे में। पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। इसमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू भी सम्मिलित हैं। आगे है सुधा नारायण के अनुसार, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा ग्रहण, संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये सुधा नारायण के अनुसार था। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर, देख लेते हैं पोषण की स्थितियाँ। पोषण की स्थितियाँ क्या हैं, दो प्रकार की स्थितियाँ हैं, मुख्य दो स्थितियाँ हैं। पहला है सुपोषण या उचित पोषण, गुड न्यूट्रिशन की बात कही गई है। दूसरा है सेकेंड, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की बात कही गई है। क्योंकि वहाँ व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं उपलब्ध होता है, फलतः बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिला अधिकतर अल्प पोषण के कारण कुपोषण का शिकार होती हैं। अब आगे देख लेते हैं, पहले डाइट। डाइट क्या होता है, आहार। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस दिन का एक दिन का आहार कहलाता है। डाइट क्या है, एक व्यक्ति जितना भोजन एक दिन में ग्रहण करता है, उस दिन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाता है। आगे है, हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन ऐसे विद्यमान हों और व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार में पानी एवं रेशे भी पर्याप्त होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ये है संतुलित आहार के बारे में बताया गया, बैलेंस डाइट और डाइट के बारे में। अब हम इनके कार्य के बारे में चलते हैं कि जो संतुलित आहार या बैलेंस डाइट है, इसके क्या कार्य हैं, क्या होता है। कार्बोज व वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। शरीर के निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाएं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट होती रहती है, अतः इनका निर्माण एवं मरम्मत करता है। विटामिन विभिन्न प्रकार के जटिल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है तथा शरीर की समस्त क्रियाकलापों, भरण पोषण, वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनिज लवण क्या कार्य करता है, इनका निर्माणात्मक का कार्य करता है, जैसे अस्थियों, दांतों और कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण करता है तथा विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण रखने का काम करता है। और रेशेदार जो भोजन होते हैं वो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं तथा आमाशय में क्रमानुकुंचन गति कार्य करते हैं, जिससे भोजन आंतों में चिपकता नहीं है और जिससे सरलता से इसका पाचन हो जाता है। और जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, जल जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण व वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है जल। यहाँ पे 6 जो थे हमारे पोषक तत्व, इन्हीं सबके कार्बोज और प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेशे और यहाँ पे जल, इन सभी के बारे में बताया गया है, इनके कार्य क्या क्या हैं। अब आगे देखते हैं अनबैलेंस डाइट क्या होता है। अनबैलेंस डाइट क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अधिकता रहती है, वैसा आहार असंतुलित कहलाता है। भारत में जैसे कि गरीबी अज्ञानता के कारण यहाँ से अधिकांश निवासियों की आहार में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी रहती है, जिसके आहार में कैलोरी की मात्रा 90% तक रहती है, जबकि प्रोटीन की पशुजन्य स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए बिल्कुल कम होती है। कैलोरी की मात्रा तो अधिक रहती है, लेकिन जो ज़रूरी होता है, प्रोटीन जो होना चाहिए पशुजन्य स्रोत से होना चाहिए, वो बिल्कुल कम होती है। आगे है कि सुपोषण या उचित पोषण, गुड न्यूट्रिशन क्या है। वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता व अन्य आवश्यकता के अनुसार रहते हैं, सुपोषण या उचित पोषण कहलाते हैं।
उचित पोषण में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। दूसरे शब्दों में सुपोषण था तात्पर्य व्यक्ति से संपूर्ण स्वास्थ्य से है। सुपोषण में क्या होता है, गुड न्यूट्रिशन की बात कहेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप सभी पौष्टिक तत्व लेते हैं तो आपका उम्र, शारीरिक विकास, लिंग, कार्यक्षमता, ये सभी आपके पौष्टिक तत्वों पर निर्भर करता है। अब वो क्या कहलाता है, सुपोषण। वो सही समय पर इनकी सबके विकास होते रहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कुपोषण क्या है। तो कुपोषण क्या है, जिससे माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है कि पोषण की कमी है, कुपोषण है। यह पोषण वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी, अधिकता या संतुलन से होती है, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्पपोषण और तथा अधिकता से अतिपोषण हो जाता है। हमारा भारत दो तरीके से ग्रसित है। एक तो पहला है कुपोषण और दूसरा है अतिपोषण। किसी की न्यूट्रिशन की ज़्यादा कमी हो जा रही है और किसी की न्यूट्रिशन की ज़्यादा अधिकता हो जा रही है, मोटापा बढ़ जा रहा है। इसकी वजह से भारत 2 प्रकार की बीमारियों से क्या है, परेशान है, ग्रसित है। अब यहाँ पे है कि जो अल्पपोषण, विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ हैं, जैसे अगर हम अल्पपोषण है, जैसे ज़्यादा पोषण कोई ले रहा है, अल्पपोषण जो पोषण कम है, तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी। रक्त अल्पता संबंधी, विटामिन न्यूनता जनित रोग, रतौंधी, स्कर्वी, अस्थि मृदुता, अस्थि विकृति, सूखा रोग, क्वाशियोकर, अन्य तरह की बीमारियां क्या हैं, अतिपोषण से देखने को मिलती है। अल्पपोषण से क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आपका फैट, मोटापा, ये सभी क्या ब्रेन हेमरेज आदि तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पे अतिपोषण की, ओवर न्यूट्रिशन की बात कही गई, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। स्वास्थ्य के लिए क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा विभिन्न बीमारियां जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, धमनियों में वसा का जमाव आदि, ये सभी क्या है, अतिपोषण हैं। आगे चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। पोषक तत्वों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। इन सभी को 6 तत्वों में, 6 वर्गों में बांटा गया है। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो इन सभी को हम इसमें एक एक पॉइंट को डील करेंगे। पहले हम इसमें देख लेते और जो पॉइंट है इसके बारे में। तो पथ्यापथ या डायटेटिक्स क्या होता है, क्या है पथ्यापथ या डायटेटिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं यह क्या होता है। इसके बारे में D.F. टर्नर के अनुसार कहा गया है कि पथ्यापथ विज्ञान एवं कला एक सम्मिलित रूप है। दोनों क्या है, एक सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति या समूहों को पोषण एवं आहार की व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न आर्थिक स्तर या शारीरिक स्थितियों के अनुरूप भोजन दिया जाता है। ये किसने कहा है, D.F. टर्नर ने कहा है। अब आगे चलते हैं और टॉपिक देख लेते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि पथ्यापथ का संबंध विज्ञान एवं कला दोनों से है। रोगी व्यक्ति के लिए आहार नियोजन के लिए गृहिणी को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस रोग के रोगी को किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, भोज्य पदार्थ कहाँ से उपलब्ध होंगे, भोजन की रचना एवं स्वरूप किस तरह का होगा, भोजन पकाने किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पौष्टिक तत्वों का नाश कम से कम हो। आगे चलते हैं टॉपिक है पाचन, डाइजेशन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। पाचन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया हमारे द्वारा जो भोजन करते हैं, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन चाहे वह किसी भी रूप में क्यों नहीं हो, पाचन संस्थान में पहुँचकर क्या विभिन्न पाचक अंगों के द्वारा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप टूट कर अपने सरलतम अणु के में बदल जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पाचन क्रिया के लिए उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो भोजन क्या होता है, छोटे छोटे रूपों में टूटकर एक सरल अणु बना लेता है, जिससे कि पाचन क्रिया में आसानी होती है। और उसमें कुछ भोजन में रासायनिक क्रिया होने के साथ साथ उसमें क्या है, कुछ एंजाइमों का भी मिश्रण हो जाता है। आगे है कि साथ ही इसका कुछ हिस्सा व्यर्थ व निरुपयोगी पदार्थ के रूप में बदलकर उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। कुछ जो ऐसे हिस्से होते हैं कि जो हमारा क्या होता है कि खराब मटेरियल होता है, जो व्यर्थ चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है कि वो उत्सर्जित शरीर के अंगों के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। आगे है कि समस्त प्रकार के कार्बोज व वसा प्रोटीन पाचन के बाद अपने सूक्ष्म रूप में विभक्त हो जाते हैं। जब हम भोजन करते हैं
जब भोजन ग्रहण करती हैं तो क्या होता है कि जब सारे भोजन जाकर अपनी कार्य रासायनिक क्रिया करता है तो जो कार्बोज क्रियाएं हैं, वसा क्रियाएं हैं, प्रोटीन का पाचन की क्रियाएं, ये सभी क्या होती हैं, अपने रूपों में विभक्त हो जाती हैं। कार्बोज क्या करता है, ग्लूकोज में से कार्बोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे की पाचन वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले सभी पौष्टिक तत्व अपने सरलता रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये था पाचन क्रिया। पाचन, डाइजेशन क्या था इसके बारे में है। अब आगे देख लेते हैं अवशोषण क्या होता है। अगर हमने भोजन किया है तो भोजन के बाद अब अवशोषण किस तरह के हो रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पाचन के बाद अगर तरल भोज्य तत्व समस्त पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होता है तो अवशोषण की क्रिया आमाशय तथा छोटी आंत में होती है। आमाशय की क्रिया कहाँ होती है, हमारे भोजन का अवशोषण होने के बाद तो आमाशय और छोटी आंत में होती है। कुछ भोज्य तत्वों का अवशोषण आमाशय से ही हो जाता है, कुछ बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में क्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर सभी पौष्टिक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। रक्त नलिकाएं अवशोषित भोजन को शरीर के सभी अंगों ऊतकों को कोषों में पहुंचाने के कार्य करते हैं। ये था अवशोषण। अब जब खाना अगर हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि जब वो पाचन के बाद अगर वो रासायनिक क्रिया कर लिया, छोटे अणुओं में परिवर्तित हो गया है तो जो इसमें पौष्टिक तत्व हैं, पौष्टिक तत्वों का जो पाचन क्रिया कहाँ कहाँ कैसे होता है, तो जो कुछ आमाशय में होता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का होने स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का भी, और आमाशय में होने लगता है, आकर छोटी आंत में होता है सभी, और जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। इन सभी का पाचन क्रिया या अवशोषण होते होते क्या होता है कि जब सभी तरह के अवशोषण हो जाते हैं पौष्टिक तत्वों का, तो रक्त नलिकाएं क्या करता है कि सभी भोजन को शरीर के सभी अंगों तक क्या है अवशोषित जो भोजन के सभी अंग हैं उनमें क्या करता है, ऊतकों कोषों को भोजन का पहुंचाने के कार्य करते हैं। ये था अवशोषण। आगे देख लेते हैं कि चयापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात भोजन का पाचन विभिन्न पाचक अंगों की सहायता से होता है। पाचन के फलस्वरूप विभिन्न भोज्य पदार्थ में उपस्थित भोज्य तत्व अपनी सबसे सरलतम इकाई में टूट जाते हैं, जैसे कार्बोज ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसी व अम्ल में। ये सभी क्या होते हैं कि अपने सरलतम रूप में टूट जाते हैं। ये था हमारा मेटाबॉलिज्म। चयापचय क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण के पश्चात क्या होता है कि जो पाचन के सभी अंग सहायता करते हैं, इसमें क्या होता है कि पाचन के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ ऊपर होते हैं वो अपने क्या सरलतम इकाई में टूट जाते हैं, और जैसे कि जो कार्बोज है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसी अम्ल में, ये सभी अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। आगे है कि पाचन के बाद इनका अवशोषण रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। रक्त परिसंचरण के दौरान पोषण तत्व शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात होने वाली क्रियाएं चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे है कि चयापचय के दौरान भोज्य तत्वों में टूटने के साथ साथ नए पदार्थों का भी निर्माण होता है। देख लेते हैं चयापचय दर किसे कहते हैं। शरीर में भोज्य पदार्थ की टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप में चयापचय कहते हैं। इसके दौरान अब देख लेते हैं ये क्या था, हमारा चयापचय था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा अपचय है, 3 प्रकार की क्रिया होती है। चयापचय का फार्मूला है, चयापचय इक्वल आपका अपचय प्लस आपका उपचय होता है। तो ये चयापचय था। अब आप देख लेते हैं अपचय क्या होता है। तो भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसमें फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सरलता रूप में टूट जाते हैं, वह अपचय क्रिया कहलाता है। अपचय क्रिया क्या कहलाता है, जब भोज्य पदार्थ विभक्त होकर छोटे छोटे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या सरलतम रूप में टूट जाते हैं तो वह क्रिया अपचय कहलाता है, जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे है कि आपका अपचय क्या कहलाता है। एनाबॉलिज्म क्या है, शरीर के निर्माण क्रियाओं हमारे शरीर के निर्माण क्रियाओं के लिए मांसपेशी तंतु का निर्माण या रक्त बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना
आदि जो नए पदार्थों के बनने की क्रिया को अपचय कहते हैं। ये सभी जो क्रियाएं ये नए पदार्थों के द्वारा ये सब क्रियाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं। इसका सूत्र है उपापचय बराबर आपका अपचय प्लस उपचय, मेटाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म यहाँ पे बताया गया है। आगे है कि शरीर में उपयुक्त दोनों क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। शारीरिक वृद्धि के समय उपचय निर्माणकारी क्रियाएं अधिक होती हैं। जब शारीरिक वृद्धि होती है तो वहाँ पे कार्य कौन करता है? उपचय करता है। तथा टूट फूट के समय अपचय अधिक काम करता है। अधिक कार्य भी जब टूट फूट शरीर में अगर ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करना है तो कौन कार्य करता है? अपचय करता है। परंतु युवा अवस्था में इन दोनों क्रियाओं में सरल संतुलन बना रहता है। देखिए, अपचय और उपचय में जो संतुलन की बात कही गई है तो युवा अवस्था में इन दोनों का संतुलन बना रहता है और बाल्यावस्था में उपचय की क्रिया सबसे अधिक। बाल्यावस्था में पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में किसकी क्रिया ज़्यादा होती है, तो उपचय का या अपचय का, तो इसमें है आपका उपचय की क्रिया सबसे अधिक होती है और वृद्धावस्था में उपचय की क्रिया कम होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये सब चैप्टर है, टॉपिक है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।